हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड ओपन इकोनॉमी इज़ वन विच इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्रीज थ्रू वेरियस चैनल। तो मतलब क्या हुआ, ओपन इकोनॉमी हम उसे कहते हैं ऐसी इकोनॉमी जो दूसरे कंट्री से इंटरेक्ट करे अलग अलग चैनल्स पे, चाहे वो ट्रेड करे, ठीक है, चाहे वो गुड्स का एक्सचेंज करे, जो भी करे वो अलग अलग कंट्री से करे, तो उसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमी को। तो so far we had not considered this aspect and just limited to the closed economy, in which there are no linkage with the rest of the world. In order to simplify our analysis and explain the basis macroeconomics mechanism, in reality most मॉडर्न इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। तो अभी तक क्या था कि ज़्यादातर इकोनॉमी देखे जाते थे कि पहले के टाइम में वो क्लोज इकोनॉमी होते थे, मतलब वो दूसरे कंट्री से इंटरेक्ट नहीं करते थे, वो अपने से ही गुड्स प्रोड्यूस करते थे और अपने ही कंट्री में कंज्यूम करते थे। तो इसको हम लोग कहते थे क्लोज इकोनॉमी, क्योंकि वो किसी से उनका इंटरेक्शन नहीं था। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट है ओपन इकोनॉमी, ये ज़्यादातर जो मॉडर्न इकोनॉमी जिस समय आप देखेंगे, जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, वो सारी ही कंट्रीज़ मैक्सिमम आपको दिखेंगी ओपन इकोनॉमी की, क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज से इंटरेक्ट करती हैं, दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। दे आर द थ्री वेज इन विच द लिंकेज आर इस्टेब्लिश। तो तीन तरीके से आप इकोनॉमी से, एक इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी से जुड़ती है। जैसे अब इंडिया की इकोनॉमी है, अगर वो यूएस की इकोनॉमी से जुड़ना चाहती तो तीन तरीका उसके पास है उस इकोनॉमी को जुड़ने के लिए। या फिर कोई ऐसी कंट्री है जो डेवलपिंग कंट्री है, अब वो ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट होना चाहती है, पहले वो क्लोज इकोनॉमी थी, अब वो ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट होना चाहती है, तो उनको इन तीन पॉइंट के थ्रू वो कनेक्ट हो सकती है दूसरे इकोनॉमी से और अपने को ओपन इकोनॉमी बना सकती है। पहला क्या है, आउटपुट मार्केट। एन इकोनॉमी कैन ट्रेंड इन द गुड्स एंड सर्विसेज with other countries. This widen choice in the sense that the consumer and the producer can choose between domestic and foreign goods. तो इसमें क्या है, पहला तरीका क्या है कि आउटपुट मार्केट। आउटपुट मार्केट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पे अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करे, ठीक है, मतलब एक कंट्री की कोई भी कंपनी जाके वहाँ पे अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करे, वहाँ के कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स को एक तरीके से अपने गुड्स को वहाँ पे बेचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सचेंज होता है गुड्स का, उसको भी उसके थ्रू हम एक लिंक बना लेते हैं, जो कि हमें क्लोज इकोनॉमी से कन्वर्ट कर देता है ओपन इकोनॉमी की तरफ। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल मार्केट। मोस्ट ऑफ्टन एन इकोनॉमी कैन बाय फाइनेंसिंग एसेट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। दीज गिव इन्वेस्टर्स द अपॉर्चुनिटीज टू चूज बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट में क्या है कि हमारी कंट्री के लोग जाके यूएस में इन्वेस्ट करें, या फिर यूएस के कंट्री के लोग आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें। मतलब फाइनेंस, पैसे के थ्रू, एसेट्स के थ्रू आप दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करवा रहे हैं। तो अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करवा रहे हैं या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो क्लोज इकोनॉमी थी वो कन्वर्ट हो गई ओपन इकोनॉमी में। तो पहला हो गया गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, दूसरा होगा फाइनेंस के थ्रू। फाइनेंस मतलब कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। थर्ड है लेबर मार्केट। फर्म कैन चूज वेयर टू लोकेट प्रोडक्शन एंड द वर्कर टू चूज वेयर टू वर्क। दे आर द वेरियस इमिग्रेशन लॉज विच restricts द मूवमेंट ऑफ द लेबर बिटवीन द कंट्रीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो कि एक लेबर को दूसरे कंट्री में जाके वर्क करने को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई कंट्री अलाउ कर रही है कि हाँ दूसरे कंट्री के लेबर्स आके, मतलब दूसरे कंट्री के लोग आके हमारे यहाँ काम करें, तो मतलब वो जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। और अगर हमारी कंट्री अलाउ कर रही है कि हमारे लेबर जाएं दूसरी कंट्री में काम करें, तो उसका मतलब भी हमारी कंट्री ओपन इकोनॉमी। तो मतलब आप अपने यहाँ लेबर बुला रहे हैं या अपने यहाँ से लेबर भेज रहे हैं कहीं पे वर्क करने के लिए, तो वो आपके, अब वो एक तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीका होता है जिससे एक इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बन सकती है। कोई भी एक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और तीनों यूज़ कर सकते हैं, वो एक कंट्री के ऊपर होता है। तो ज़्यादातर जो मॉडर्न इकोनॉमी अभी आप देख रहे हो, सारी ही कंट्री में आपको ओपन इकोनॉमी के एग्जांपल्स दिखाई देंगे।
Movement of goods has traditionally been seen as the substitute for the movement of labor. We focus on first two linkage. There, an open economy is said to be one that trades with the other nation in the goods and services and more often also financial assets. India, for instance, can consume products which are produced around the world. Some of the products from India are exported to other countries. So यहाँ पे क्या बता रहा है कि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पहले दो पॉइंट्स ही हम लोग ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना, और दूसरा जो हो गया वो फाइनेंस इन्वेस्ट करना या फिर अपने यहाँ इन्वेस्ट कराना। तो इंडिया का एग्जांपल लिया गया कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग कंट्री के अलग अलग गुड्स हमारी कंट्री में बिकते हैं, उसको हम खरीद सकते हैं। जैसे पूमा के शूज़ हो गए, ठीक है, तो ये सब बाहर के ब्रांड्स हो गए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इसके सब ये सब बाहर के ब्रांड्स हैं, तो हमारी कंट्री में मिलते हैं, मतलब हमारी कंट्री एक तरीके से ओपन इकनॉमी है। और प्लस हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स मार्केट में दूसरी कंट्री में भी सेल किए जाते हैं, तो वो सब हमारे कंट्री इस तो उससे पता चलता है कि हमारी कंट्री ओपन इकनॉमी। तो मतलब ये दो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका, जिससे हम अभी तक अपनी कंट्री को ओपन इकनॉमी बनाते आ रहे हैं शुरू से। Foreign trade therefore influence Indians' aggregate demand in two ways. First, when the Indians buy foreign goods, their spending escape on the leakage from the circular flow of the income, decreasing the aggregate demand. Second, our exports to the foreign enters as an injection into the circular flow, increasing aggregate demand for goods प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है जो आपका इकोनॉमिक टर्म है, पहला लीकेज है और दूसरा इंजेक्शन है। तो लीकेज कब होता है, ठीक है, तो अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में लीकेज वर्ड का यूज़ कब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में लीकेज का मतलब क्या होता है। अगर कोई कंट्री के लोग हैं वो फॉरेन गुड्स को खरीद रहे हैं, तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो हमारे पास, जो हमारे कंट्री में इनकम का फ्लो, मतलब पैसा जो घूम रहा है, वो पैसा हमारी कंट्री से लीक होके दूसरी कंट्री में चला जाता है, ठीक है, इसी को लीकेज कहते हैं। तो फॉरेन ट्रेड अगर आप कर रहे हो और आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है दूसरे गुड्स का, मतलब फॉरेन वाले गुड्स का, तो उस कंडीशन पे आपकी जो गुड्स है, आपकी कंट्री में जो सर्कुलर फ्लो है उसमें लीकेज हो रहा है। मतलब आपका जो सर्कुलर फ्लो, जो आपका पैसा जो आपकी कंट्री में रिवॉल्व हो रहा था आपके कंट्री के लोगों के बीच, तो अभी तक क्या हो रहा था कि आप अपने कंट्री का गुड्स खरीद रहे थे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने गुड्स को अपने गुड्स को अपने कंट्री में रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लस जो आपका पैसा है आपकी कंट्री में ही घूम रहा है। लेकिन जैसे ही आपने बाहर का प्रोडक्ट खरीदा, तो उससे क्या होता है, आप लीकेज की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। लीकेज मतलब आप अपने पैसे को, अपने इकोनॉमी के पैसे को दूसरे की इकोनॉमी में रख देते हैं। और उसका उसका अपोजिट होता है इंजेक्शन, जो यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है कि जब आप अपने गुड्स को दूसरी कंट्री को सेल करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी कंपनी में इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन मतलब कि हमारी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस सामान को जब हम बाहर बेचते हैं, तो हमको बाहर से मुनाफा जो होता है, जो फ़ायदा होता है, वो हमारी कंट्री में बढ़ जाता है। तो हर एक कंट्री कोशिश करती है कि वो सिचुएशन क्रिएट करे इंजेक्शन का, क्योंकि इंजेक्शन का फ़ायदा हर एक कंट्री को होता है, क्योंकि उसके यहाँ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बढ़ता जाता है। लेकिन लीकेज से क्या होता है कि हमारे यहाँ जो सर्कुलर फ्लो है वो हमारा कम हो जाता है। पॉइंट क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट। When goods move across the national borders, money must be used for the transaction. At the international level, there is no single currency that is issued by a single bank. Foreign economic agents will accept a national currency only if they are convenience that amount of goods they can buy with a certain amount of currency will not be frequently। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, लीकेज क्यों हो जाता है, या फिर जब हम नेशनल बॉर्डर के बाहर सामान बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो अगर आप नेशनल बॉर्डर के बाहर सामान बेचते हो, तो आपको जो भी करेंसी चाहिए वो आप उस करेंसी को मांग कर सकते हो। उसी तरीके से अगर हम सामान खरीदते हैं नेशनल बॉर्डर से,
मतलब दूसरी कंट्री से अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो उस कंडीशन पे हमको उनको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे इंडिया की करेंसी ले लें। तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज करके जो एक भंडार होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको फॉरेन करेंसी पे करना पड़ता है और सामने वाला जो करेंसी मांगता है वो हमें वो देना होता है। तो ज़्यादातर आप देखोगे तो अमेरिकन डॉलर्स ही यूज़ होते हैं एक्सचेंज में। तो धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा सामान गुड इंपोर्ट कर रहे हो तो हमारे कंट्री का जो एक रिज़र्व होता है डॉलर्स का, या फिर जो रिज़र्व होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो कम हो जाता है। In other words, the currency will maintain a stable purchasing power. Without this confidence, a currency will not be used as an international medium of exchange and a unit of account, since there is no international authority with the power to force the use of particular currency international transaction. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में हम वही फंड यूज़ करते हैं जो हमें इंटरनेशनल अथॉरिटी हमें गाइड करती है कि हाँ आपको यहाँ पे ये यूज़ करना है। तो मतलब जो जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उस कंट्री के अकॉर्डिंग हमें अपने पास एक करेंसी का रिजर्व कंट्री को रखना पड़ता है कि हमें ये रिजर्व रखेंगे तभी हम उस कंट्री से गुड्स को खरीद सकते हैं। In past, government has tried to gain confidence of potential user by announcing that the national currency will be freely converted at a fixed price into the another assets. तो एक एक पहले के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसे भी कुछ गाइडेंस इशू किए थे कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए कि जो भी नेशनल करेंसी जो इशू की जाएगी वो फिक्स रेट पे आपके एसेट्स को कन्वर्ट करेगी। मतलब जो भी आपका करेंसी रहेगा वो फिक्स रेट रहेगा। ऑल्सो द इशूइंग अथॉरिटी हैव नो कंट्रोल ओवर द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इनटू विच द करेंसी कैन बी कन्वर्टेड। दिस अदर एसेट्स मस्ट ऑफ्टन बी ऑफ्टन हैज़ बीन गोल्ड और अदर नेशनल करेंसीज। तो अब उस चीज़ को देखा जाए तो अब किसी का कंट्रोल नहीं रहा उस पर्टिकुलर करेंसीज पे। आप देखते हो वो करेंसी का जो दाम है वो डेली ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे अब जो एसेट्स को कंसिडर किया जाता है कि उसके बदले आप ट्रेड कर सकते हैं। दो ही चीज़ें हैं, या तो आप गोल्ड दे के कोई भी सामान खरीदिए या फिर आप उस कंट्री का नेशनल करेंसी यूज़ करिए कोई भी सामान एक्सचेंज करने के लिए। दे आर द टू एस्पेक्ट्स of the commitment that have affected its credibility: the ability to convert freely in unlimited amount and the price at the monetary price at which the conversion take place. The international monetary system has been set up to handle these issues, ensure stability international transaction. तो इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को बनाया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को ये इसलिए बनाया गया ताकि जो हम लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन की जा सके और एक करेंसी के बदले कितना दूसरी कंट्री का करेंसी मिलेगा इसको भी कंफर्मेशन दी जा सके। तो आईएमएफ का गठन इसीलिए किया गया ताकि फॉरेन ट्रांजैक्शन सही तरीके से हो सके, क्योंकि आप किसी कंट्री के ट्रांजैक्शन, किसी कंट्री के वैल्यूएशन को, मनी के वैल्यूएशन को आप नहीं रोक सकते। तो इसीलिए आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो आईएमएस है वो बनाया गया ताकि इंटरनेशनली जितने भी हमारे करेंसी मार्केट में रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी सही तरीके से वैल्यूएशन हो सके और सबको उसका सही वैल्यू उनके करेंसी का मिल सके। With the increase in the volume of the transaction, gold ceased to be the assets in which the national currency could be converted. Although some national currencies have international acceptability, with the importance in the transaction between the two countries in the currency in which the trade occur. तो ज़्यादातर देखा जाए तो गोल्ड एक्सेप्टेबल है हर जगह पे एज अ करेंसी। ठीक है, और दूसरा एक्सेप्टेंस जो सबसे ज़्यादा है वो है आपस में जो कंट्री बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रही है तो आपस में भी वो उस करेंसी को फिक्स कर देते हैं कि हाँ हम इस करेंसी में हम लोग ट्रेड करेंगे। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया, इफ़ एन इंडिया वांट टू बाय गुड्स मेड इन अमेरिका, she would need dollar to complete the transaction. If the price of the goods is $10, she would need to know how much it costs their Indian rupees. That is, she will
need to know the price of the dollar in the terms of rupees. The price of one currency in the terms of another currency is known as foreign exchange rate और simply exchange rate. तो यहाँ पे क्या है, अगर आप कोई भी गुड्स आप खरीद रहे हो अमेरिका से, इंडिया का कोई भी बंदा अगर अमेरिका से कोई गुड्स खरीद रहा है, वो $10 का है, तो उसको $10 कैसे पे करना है, पहले वो पता करेगा कि $1 में कितना रुपया आ रहा है, तो फिर उस हिसाब से उस रुपया उतना रुपया वो पे करेगा, तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करके पे किया जाएगा। इसी जो टर्म को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो करेंसी है वो फॉरेन एक्सचेंज के कंपेयर में कितना है, ठीक है। जैसे $1 है तो $1 में कितना रुपया आपको पे करना पड़ेगा, तो यही होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसको हम लोग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।